हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फाइंड एवरीथिंग। लास्ट लेक्चर में हमने फुल एडर के बारे में देखा था और उसको हमने मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट किया था। आज हम देखेंगे डिकोडर और इसकी वर्किंग को हम समझेंगे और इसको हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसका आउटपुट चेक करेंगे। बट मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं कि डिकोडर काम कैसे करता है और जो इसका आउटपुट है वो कैसा आता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिकोडर होता क्या है। तो डिकोडर एक मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट लॉजिक सर्किट होता है जो कि कोडेड इनपुट को कोडेड आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो इनपुट और आउटपुट कोड्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं। तो ये डिकोडर की बेसिक डेफिनेशन होती है। और अगर हम डिकोडर का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो देखें तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिकोडर में ये जो है आपका इनपुट लाइंस होती हैं और ये जो आउटपुट लाइंस होती हैं और यहाँ पर ये इनेबल इनपुट्स होते हैं। अब इनेबल इनपुट्स क्या होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो डिकोडर क्या करता है, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन देती है n इनपुट लाइन से टू n यूनिक आउटपुट लाइंस पर कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम सिंपल वे में बोलें डिकोडर करता क्या है, तो डिकोडर n इनपुट लाइन को टू n आउटपुट लाइन में ट्रांसफर कर देता है। तो ये आपकी n इनपुट लाइन हो जाएंगी यहाँ पर और यहाँ पर 2n आउटपुट लाइन हो जाएंगी। तो अब सपोज हम 3 इनपुट लेते हैं तो 3 इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो हमारे आउटपुट होंगे वो कितने होंगे, 2⁻³ = 8 आउटपुट होने चाहिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितने हम इनपुट लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली सारे हमको आउटपुट मिलें। कभी कभी क्या होता है, किसी सर्किट में कुछ डोंट केयर कंडीशन होती हैं या अनयूज्ड कंडीशन होती हैं, उसके कारण जो आपके आउटपुट हैं वो कम भी हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें बीसीडी कोड का। अब बीसीडी कोड क्या होता है, बीसीडी कोड में हम जो एक नंबर है उसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं 1 को रिप्रेजेंट करूं तो 001, 2 को रिप्रेजेंट करूं 001। तो इस तरीके से हम बीसीडी में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बीसीडी नंबर होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं 0 से 9 तक। अब जो 9 के बाद जितनी स्टेट्स होती हैं 10 से लेके 15 तक, ये अनयूज्ड स्टेट्स होती हैं या डोंट केयर कंडीशन होती हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारे इनपुट हैं वो कितने होंगे, 4 होंगे और जो आउटपुट हैं वो कितने, 10 होंगे। बट अगर हम इस लॉजिक से देखें कि n इनपुट के लिए 2n आउटपुट लाइन होनी चाहिए, तो कितने आउटपुट होने चाहिए थे टोटल, 16। बट हमको यहाँ पर आउटपुट कितने हैं, 10। तो इस तरीके से डिकोडर में जरूरी नहीं है कि हमको इनपुट के करस्पॉन्डिंग सारे आउटपुट मिलें। तो इस केस में क्या होता है, तो जो आपका आउटपुट है डिकोडर में कभी कभी 2n से कम भी हो सकता है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया डिकोडर का बेसिक कि डिकोडर होता क्या है और यहाँ पर इनपुट के करस्पॉन्डिंग कैसे आउटपुट आते हैं। अब यहाँ पर हमने एक अलग इनपुट लिखा है, इनेबल इनपुट। तो इनेबल इनपुट क्या होता है, इनेबल इनपुट वो इनपुट होता है जब तक हम इसको इनेबल नहीं करेंगे तब तक आपका डिकोडर वर्क नहीं करेगा। ये एक एक्स्ट्रा इनपुट होता है और इसको एक्टिव करने के बाद ही डिकोडर है वो आपका काम करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2x4 डिकोडर। 2x4 डिकोडर कैसा होता है, तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है 2x4 डिकोडर, कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं 2×4 डिकोडर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n = क्या है, दो इनपुट हैं और अगर हम इसमें देखें 2n = क्या हो जाएगा, 4। तो हमारे 4 आउटपुट हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर 2 इनपुट हो गए I0 I1, 4 आउटपुट हो गए Y0 Y1 Y2 और Y3। ये डिकोडर का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पर हमने इनपुट शो किए हैं, ये हमारा इनेबल इनपुट है और ये जो सर्किट है इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ पे जो आउटपुट हैं और जो इनेबल इनपुट है ये हमारे अभी क्या है, एक्टिव हाई है। अब एक्टिव हाई और एक्टिव लो क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। एक्टिव हाई, तो एक्टिव हाई ऐसे इनपुट या आउटपुट होते हैं जो कि कब एक्टिव होंगे, जब इन पर हाई हम वैल्यू देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर इनेबल पर 1 देता हूँ तो 1 हमारा हाई वैल्यू होता है, तो ये क्या होगा, आपका एक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें एक्टिव लो, तो एक्टिव लो क्या होगा, एक्टिव लो मतलब जब हम इस पर लो वैल्यू देंगे तब जो हमारा सर्किट है वो एक्टिव होगा। अब एक्टिव हाई और एक्टिव लो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
एक्टिव हाई जो हमारा होता है नॉर्मल जो एक सिंपल लाइन होती है उससे रिप्रेजेंट होता है, और अगर कोई सर्किट में हम एक्टिव लो कंपोनेंट यूज करते हैं तो हमको कुछ नहीं करना, बस इस लाइन के आगे ये बबल लग जाता है तो इसका मतलब ये होता है वो एक्टिव लो कनेक्शन है। तो सिमिलरली तो यहाँ पर जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्टिव हाई आउटपुट है और एक्टिव हाई इनेबल इनपुट है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जब तक हमारा इनेबल 0 है तो जो हमारा सर्किट है वो इनएक्टिव है, तो हम I0 I1 पर कुछ भी वैल्यू दें तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, लो रहेगा, 0 रहेगा। अब जैसे ही मैंने इनेबल पे बंद कर दिया, मतलब यहाँ पर हाई वैल्यू देती तो जो हमारा सर्किट है वो इनेबल हो गया है, तो इस केस में अब जो हमारा I0 I1 पर जो वैल्यू रहेंगी उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट शो होगा। जैसे हम यहाँ पर एक्टिव करने के बाद I0 I1 पर 0 0 देते हैं तो जो हमारा Y0 आउटपुट लाइन है वो एक्टिव रहेगी और बाकी की सारी इनएक्टिव रहेंगी। सिमिलरली 0 1 पर Y1 एक्टिव रहेगी और बाकी के तीनों इनएक्टिव रहेंगी। 1 0 पर Y2 हमारा एक्टिव रहेगा और बाकी के तीनों इनएक्टिव रहेंगे, और 1 1 पर Y3 एक्टिव और बाकी के तीनों इनएक्टिव। तो इस तरीके से ये हमारा डिकोडर काम करता है। नॉर्मली जो डिकोडर है हमको आईसी के फॉर्म में मिलता है, तो जो डिकोडर की आईसी नंबर होती है वो नॉर्मली ये होता है उसका 74LS139 या 74S139 74ALS139। तो ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की आईसीज होती हैं, जैसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया या मोटोरोला हो गया, तो ये अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं। तो जो डिकोडर 2x4 डिकोडर आईसी का नंबर है वो क्या है, 74139। तो हमको ये नंबर ध्यान रखना है, 74 और 139। अब जो हमने एक्टिव हाई और एक्टिव लो को देखा था, तो एक्टिव लो के केस में जो आउटपुट है वो किस तरीके से चेंज होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ये जो टेबल है ये हमारी एक्टिव लो के लिए है, और ये जो टेबल है ये हमारी एक्टिव हाई आउटपुट और हाई इनपुट के लिए है। तो जैसा कि एक्टिव लो जो आईसीज हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बबल लगा दिया है तो मतलब जो ये सिग्नल है वो अब एक्टिव लो है। सिमिलरली हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बबल लगे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट है वो एक्टिव लो है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आउटपुट है जब 1 रहेगा, 1 मतलब इनएक्टिव और 0 मतलब 0 या लो मतलब एक्टिव, तो इसका मतलब ये होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम बबल की जगह यहाँ पर बार यूज कर लें, तो इसका मतलब भी क्या होता है, एक्टिव लो। बट नॉर्मली हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, ये वाला हम कम ही प्रेफर करते हैं, बट ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम दोनों को कंपेयर करें तो पहले वाले केस में क्या था कि जो हमारा इनेबल पर 0 देने पर इनएक्टिव रहता था, और एक्टिव लो के केस में जब हम 1 देंगे तो इनएक्टिव रहेगा। और एक्टिव हाई के केस में क्या था, जब हम 1 दे रहे थे तब हमारा सर्किट एक्टिव हो रहा था, जबकि एक्टिव लो में जब हम 0 दे रहे हैं तब हमारा सर्किट एक्टिव हो रहा है। अब यहाँ पर जब हमने सर्किट को एक्टिव कर दिया उसके बाद हम जब I0 I1 पर वैल्यू देते हैं जैसे 0 0, तो अब यहाँ पर Y0 पे क्या आ रहा है, 0, और इस केस में क्या आ रहा था, Y0 पर 1। तो दोनों ही का जो मतलब है वो सेम है, बट जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो गया है। तो एक्टिव लो में हम 0 को एक्टिव मानते हैं और एक्टिव हाई में हम 1 को एक्टिव मानते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब जैसे 0 1 पर देखें तो 0 1 के केस में क्या होगा, Y1 एक्टिव रहेगा, मतलब Y1 पर 0 आएगा और बाकी की जगह 1 बनाएगा। सिमिलरली 1 0 पर देखें तो 1 0 के केस में Y2 पर 0 आएगा और बाकी की जगह 1 बनाएगा। ऐसे ही 1 1 में Y3 पर 0 आएगा और बाकी की जगह 1 1 आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा 2x4 डिकोडर है वो काम करता है। अब हम देखते हैं 3x8 डिकोडर। 3x8 डिकोडर के जो आईसी नंबर होता है वो आपका 74138 होता है। तो ये जब आप नंबर डालोगे तो आपको 3x8 डिकोडर की आईसी मिल जाएंगी। तो बीच में 74LS138 हो सकता है या ALS, बाकी 74138 ये आपका कॉमन नंबर रहेगा, ये बीच में आपका चेंज हो सकता है। तो इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो यहाँ पर 3 इनपुट हैं ABC, 8 आउटपुट हैं Y0 से लेके Y7 तक, और 3 हमारे इनेबल इनपुट हैं, एक है आपका G1 और 2 हैं हमारे G2A और G2B। G1 हमारा एक्टिव हाई सिग्नल है और G2A हमारा एक्टिव लो सिग्नल है, और ये इसकी फंक्शन टेबल है। फंक्शन टेबल और ट्रुथ टेबल लगभग दोनों सेम ही होती हैं, बस हम फंक्शन टेबल में हाई लो के टर्म्स में दिखाते हैं और ट्रुथ टेबल में हम 0 और 1 के टर्म्स में शो करते हैं। बाकी दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर फंक्शन टेबल पर देख पा रहे हैं, जब हम G1 पर हाई और G2 पर लो देंगे तभी जो हमारा सर्किट है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पर हाई और लो दे दिया है G1 और G2 पर, तो जब CVA पर हम यहाँ पर देखें तो
0 0 देने पर जो हमारा y0 एक्टिव है और बाकी के सारे इनएक्टिव हैं। तो इस तरीके से आप सारे इनपुट के करस्पॉन्डिंग सभी आउटपुट वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिकोडर का बेसिक समझ लिया है कि इसका आउटपुट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। अब इसी को हम मल्टीसिम में देखते हैं कि मल्टीसिम में हम डिकोडर कैसे वेरीफाई करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मल्टीसिम में हमको डिकोडर चाहिए, तो जैसा कि हमको पहले ही से पता है कि डिकोडर की आईसी का नंबर क्या होता है 74138। तो हम यहाँ पर किसी भी कंपोनेंट टूल बार में जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे ऑल ग्रुप्स और यहाँ कंपोनेंट्स में डालेंगे 74LS138। तो हमको यहाँ पर ये 3x8 डिकोडर की आईसीज वगैरह या जो कंपोनेंट है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं 74LS138D। तो ये हमने यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो 74LS138 क्या है, ये एक आईसी है। तो हर एक आईसी की एक डेटा शीट होती है जिसमें कौन सी पिन कैसे कनेक्ट होगी या कौन सी पिन पर क्या इनपुट होना चाहिए, ये सब की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन रहती है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई आईसी यूज़ करने जा रहे हैं तो आप उसकी डेटा शीट जरूर देखें। तो जैसे ये हमारे 74LS138 की डेटा शीट है और ये डेटा शीट आसानी से आप गूगल पर सर्च करोगे तो आसानी से मिल जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ABC हैं वो हमारे इनपुट्स हैं और ये G2 है, G2B, G1 ये इनेबल है और यहाँ से हमारे आउटपुट शुरू हो गए हैं। तो ये इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है कि कौन सी पिन से क्या कनेक्ट होगा और यहाँ पर ही आपकी फंक्शन टेबल बनी रहती है। ये LS138 के लिए है, मतलब 3x8 डिकोडर के लिए। ये LS139 मतलब 2x4 डिकोडर के लिए। तो जब भी आप कोई आईसी यूज करें सबसे पहले उसकी डेटा शीट चेक करें। डेटा शीट में और भी वैल्यू रहती हैं, जैसे इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम कैसा होना चाहिए वो भी रहता है और यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, इन सब की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन रहती है। तो अभी हम केवल इसकी फंक्शन टेबल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो भी हम आईसी यूज़ करते हैं डेटा शीट में हमको उसकी सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो आइए अब इसको हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो हमने आईसी यहाँ पर प्लेस कर दी है। अब हमको आउटपुट देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए आप इंडिकेटर में जाएं और यहाँ से प्रोब सेलेक्ट करें और यहाँ से किसी भी प्रोब को आप ले लें। जैसे हमने यहाँ पर रेड ले ली और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम केवल इसका नाम देखेंगे, लेबल देखेंगे, बाकी की वैल्यू हमको नहीं देखनी है। तो इसको हम अनचेक करके ओके कर देते हैं, तो केवल नाम देखेंगे। और इसको हम कर लेते हैं कॉपी और इसको पेस्ट करते जाते हैं। ये हमारे 8 प्रोब हो गए जहाँ पर हम आउटपुट चेक करेंगे। अब इनका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं Y0, इसका हम कर देते हैं Y1, Y2। तो हमने ये सारे नाम चेंज कर दिए Y0 से Y7। अब इनको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। Y0 को Y0 से कनेक्ट कर देते हैं, Y1 को Y1 से। तो हमने ये सभी कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इनेबल इनपुट को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि G1 हमारा एक्टिव हाई है, तो एक्टिव हाई मतलब यहाँ पर हमको पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर जाएंगे सोर्सेस में, पावर सोर्सेस VCC, और इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसको हम फ्लिप वर्टिकली कर देते हैं। इसको हमने G1 से कनेक्ट कर दिया। अब G2A और G2B हमारे क्या है, एक्टिव लो सिग्नल है, तो इनको हमको ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से सोर्सेस में जाके ग्राउंड सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो हमने ये ग्राउंड को G2A और G2B से कनेक्ट कर दिया। अब हमको इनपुट ABC कनेक्ट करना है। तो इनपुट पर वैल्यू देने के लिए हम जाते हैं फिर से सोर्सेज में, डिजिटल सोर्सेज, और यहाँ पर इंटरेक्टिव डिजिटल कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये हम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये हम प्लेस कर दिए हैं। अब इनको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमको केवल यहाँ पर नाम देखना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर यूज कंपोनेंट स्पेसिफिक में जाकर इसको अनचेक कर देंगे। तो हमको केवल यहाँ पर नाम दिखेगा। सिमिलरली इसके साथ भी कर देते हैं। अब इनका हम नाम चेंज कर देते हैं A, इसको कर देते हैं B और इसको कर देते हैं C। अब इनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। बट रन करने से पहले हमको एक और चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इसकी फंक्शन टेबल बना लेते हैं ताकि वेरीफाई करने में आसानी रहे। तो ये हमारे यहाँ पर फंक्शन टेबल दोबारा से बना लिए हैं यहाँ पर। अब हमको यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि जो ABC है इनमें MSB कौन सा है और LSB कौन सा है। तो जैसा कि हम फंक्शन टेबल में देख पा रहे हैं, जो C है वो हमारा MSB है, जो A है वो LSB है। तो सबसे पहले सबको 0 कर देते हैं। अब इसको रन करते हैं।
तो जैसा कि रन करने पर 0 पर Y0 एक्टिव रहेगा, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर लो मतलब एक्टिव है और हाई मतलब इनएक्टिव है, तो हमारा Y0 हमारा एक्टिव है। नेक्स्ट हमारा इनपुट क्या रहेगा 001, तो 001 पर हमारा Y1 एक्टिव और बाकी के सभी इनएक्टिव। नेक्स्ट है हमारा 010, तो Y2 एक्टिव और बाकी के इनएक्टिव। नेक्स्ट है 011, तो 011 के केस में Y3 एक्टिव और बाकी के इनएक्टिव। नेक्स्ट है हमारा 100, इस केस में हमारा Y4 एक्टिव और बाकी के इनएक्टिव। नेक्स्ट है 101, तो 101 के केस में Y5 एक्टिव बाकी के इनएक्टिव। नेक्स्ट है हमारा 110, तो 110 के केस में Y6 एक्टिव और बाकी सभी इनएक्टिव। और लास्ट आउटपुट है हमारा 11, तो 11 के केस में Y7 एक्टिव, जैसा कि हम यहाँ फंक्शन टेबल पर भी देख पा रहे हैं। जब हमारे सारे इनपुट हाई रहते हैं तो हमारा जो Y7 है वो एक्टिव है और बाकी के सारे इनएक्टिव। तो इस तरीके से हम मल्टी सिम में डिकोडर को वेरीफाई कर सकते हैं और उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। अब हमने एक और बात बोली थी कि अगर जैसे हमारे यहाँ G2A और G2B है, ये एक्टिव लो है, अगर हम इनको एक्टिव हाई से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, तो आइए करके देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। ये हमने G2A और G2B को हाई से कनेक्ट कर दिया और ये सारे हम 0 कर देते हैं। अब देखते हैं कि जो इसका आउटपुट है वो क्या आएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ इनेबल इनपुट को ठीक से कनेक्ट नहीं किया है तो जो हमारे सारे आउटपुट हैं वो क्या है, हाई है, मतलब इनएक्टिव है। अब मैं यहाँ पर A, B, C की वैल्यू चेंज करूँगा तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है कि जो इनेबल इनपुट हैं उनको हमको ठीक से कनेक्ट करना है। अगर हम उनको ठीक से कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो हमारा सर्किट है उसका आउटपुट सही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये था डिकोडर के बारे में और डिकोडर को मल्टीसिम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इनकोडर के बारे में और उसको हम मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।